हेलो एवरीवन, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज इस वीडियो में हम बीए प्रोग्राम 6th सेमेस्टर का आपका जो सब्जेक्ट है डीएससी हिस्ट्री का आर्ट सोसाइटी एंड कल्चर इन इंडिया 300 BC टू 1000 CE इसके यूनिट 2 करने वाले हैं। तो यूनिट 2 में हमें पढ़ना है सोशल स्ट्रेटिफिकेशन एंड चेंजेस विद इन क्लास, वर्ण, जाति, वर्ण संकर, अनटचेबिलिटी, जेंडर रिलेशन, मैरिज एंड प्रॉपर्टी रिलेशन, इन सब के बारे में हमें यूनिट 2 में पढ़ना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बिफोर स्टार्टिंग, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो की अपडेट आपको टाइम से मिलती रहे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, 300 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक का जो काल था, ये भारतीय समाज में गहरे सामाजिक संगठन का काल था। इस दौरान वर्ण व्यवस्था, जाति, स्त्री पुरुष संबंध, विवाह व्यवस्था, इन सब में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। तो आइए जानते हैं क्या क्या वो परिवर्तन थे। सबसे पहले वर्ण व्यवस्था समझते हैं। 4 वर्ण थे जिनकी स्थापना हो चुकी थी पहले ही। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मण जो था, इनका काम होता था धार्मिक कार्य करना, शिक्षा देने का काम भी ब्राह्मण ही करते थे। ठीक है, वैदिक शिक्षा देते थे, ये यज्ञ करते थे, धार्मिक अनुष्ठान करते थे। ठीक है, पूजा पाठ, ये सब ब्राह्मण का कार्य था। ब्राह्मण जो थे वही ये काम करते थे। क्षत्रिय जो थे, उनका काम था शासन करना, युद्ध करना एंड प्रशासन करना। तो क्षत्रिय जो थे वो क्या काम करते थे? शासन, युद्ध और प्रशासन। ठीक है, वैश्य जो थे ये कार्य करते थे व्यापार से संबंधित। वैश्य व्यापार करते थे, कृषि करते थे, पशुपालन करते थे। एंड जो शूद्र थे ये सेवा कार्य करते थे, सेवा करने का काम करते थे, शिल्प का काम करते थे एंड निर्माण का काम करते थे। जैसे ये जो घर वगैरह का निर्माण किया जाता है या महल वगैरह का निर्माण करना, ये जो निर्माण कार्य होते थे ये भी शूद्र करते थे। ठीक है, सफाई से रिलेटेड काम भी शूद्रों को करने के लिए कहा जाता था। तो इस तरीके से 4 वर्ण थे एंड चारों वर्णों के अलग अलग काम बांटे गए थे। अब पहले व्यक्ति का जो वर्ण था वो व्यक्ति के कर्म यानी कि काम पर आधारित होता था। जैसे कोई व्यक्ति है, वो अगर क्या करेगा, सेना में ज्वाइन हो जाएगा, सेना में शामिल हो जाएगा, युद्ध करेगा, तो वो क्षत्रिय बन जाएगा। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति पूजा पाठ करने में रुचि रखता है, वो पूजा पाठ करेगा तो वो ब्राह्मण बन जाएगा। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसको पूजा पाठ करना बहुत ज़्यादा पसंद है। ठीक है, तो वो क्या करेगा, पूजा पाठ करेगा, वैदिक शिक्षा लेगा एंड इस तरीके से वो ब्राह्मण बन जाएगा। अब आगे उसका जो पुत्र होगा, अगर उसको पूजा पाठ या पढ़ने में रुचि नहीं है एंड वो क्या करेगा, वो जाकर कृषि करेगा या फिर व्यापार करेगा, तो वो उसका पुत्र क्या कहलाएगा, वैश्य कहलाएगा। तो इस तरीके से एक घर में अलग अलग वर्ण के लोग हो जाते थे। जो व्यक्ति जो कार्य करता था वही उसका वर्ण होता था। ठीक है, समय के साथ ये जो व्यवस्था थी ये जन्म पर आधारित हो गई। पहले ये कर्म पर आधारित होती थी, जो व्यक्ति काम करता था वही उसका वर्ण होता था। ठीक है, लेकिन अब ये जो वर्ण व्यवस्था थी जन्म आधारित हो गई एंड ये कंपल्सन कर दिया कि जो ब्राह्मण है उसका बेटा ब्राह्मण ही बनेगा, जो क्षत्रिय है उसका बेटा क्षत्रिय ही बनेगा। ठीक है, समय के साथ ये व्यवस्था जन्म पर आधारित हो गई। वर्णों के कर्तव्य तथा अधिकार भी अलग अलग थे। धर्मशास्त्र जैसे मनुस्मृति में वर्णों के लिए अलग अलग आचार संहिता तथा कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं। उच्च वर्णों को विशेष अधिकार तथा शूद्रों को सीमित अधिकार दिए गए। जो उच्च वर्ण के लोग थे उनको ज़्यादा शक्तियाँ, ज़्यादा अधिकार दिए जाते थे, शूद्रों को बहुत ही सीमित अधिकार दिए जाते थे। उसके बाद धीरे धीरे जाति व्यवस्था बढ़ने लग गई, जातिवाद बढ़ने लग गया। ठीक है, आइए जानते हैं जाति और वर्ण में अंतर क्या है। जाति जो है वर्ण का व्यावहारिक रूप है, जो क्षेत्र, पेशा तथा जन्म पर आधारित होती है। ठीक है, व्यक्ति क्या पेशा करता है, मतलब क्या उसका रोजगार है, किस क्षेत्र में वो काम करता है। ठीक है, ये सब निर्धारित होता है वर्ण के आधार पर। जातियां जो है वो स्थायी होती है, जन्म आधारित तथा सामाजिक आचार संहिता से बंधी होती है। तो ये अंतर है। ठीक है, जाति जो है वर्ण का ही रूप है। वर्ण क्या थे अभी हमने जाने, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, जो भी व्यक्ति जो भी काम करता था वो उसका वर्ण होता था। ठीक है, पहले ये पेशे पर आधारित था, फिर ये जन्म पर आधारित हो गया। एंड जाति जो थी स्थायी होती थी, ये भी जन्म पर आधारित होती थी तथा सामाजिक आचार संहिता से बंधी होती थी।
कुछ पेशे आधारित जातियां भी होती थी जो व्यक्ति को उसके पेशे के आधार पर मिलती थी। जैसे जो लोहे का काम करता था, लोहे से वस्त्र बनाता था, वो लुहार। ठीक है। जो लकड़ी का काम करता था उसको बढ़ई कहा जाता था, उसकी जाति बढ़ई हो जाती थी। जो मिट्टी का काम करता था उसकी जाति कुम्हार हो जाती थी। ठीक है। जो बुनाई का काम करता था वो बुनकर जाति का हो जाता था। तो इस तरीके से धीरे धीरे पेशों से जुड़ने लगी जातियां। पेशा जो भी व्यक्ति का था, जो भी व्यक्ति जो भी व्यवसाय करता था, वही उसकी जाति बनने लग गई। प्रत्येक जाति का अपना धार्मिक, सामाजिक व आर्थिक स्थान था। ठीक है। जातियों की सामाजिक स्थिति देखिए। समाज में ऊंच नीच का भेद बढ़ा। जातियों में विवाह, भोजन आदि में कठोर नियम लागू हुए। ठीक है। धीरे धीरे क्या हुआ, धीरे धीरे ऊंच नीच का भेद बढ़ने लग गया। अलग अलग जो जातियां होती थी उनमें विवाह, भोजन आदि में कठोर नियम थे। ठीक है। जैसे जो व्यक्ति जिस जाति का था उसी जाति में उसका विवाह किया जाता था। ठीक है। एंड भोजन जो था वो भी उसी जाति के घर पे लोग खाते थे जो उन्हीं की जाति से बिलोंग करता हूँ। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति बुनकर है तो वो उसी के घर का खाना खाएगा जो बुनकर हो। ठीक है। दूसरी जाति के लोगों के घर का खाना अगर उसने खा लिया तो वो क्या हो जाएगा, अशुद्ध हो जाएगा। ये विवाह के लोगों की धारणा थी तब। ठीक है। तो इस तरीके से जातियों में विवाह, भोजन आदि में कठोर नियम लागू थे। ठीक है। मित्रता वगैरह भी सेम जाति में की जाती थी। ठीक है। वर्ण संकर देखिए क्या था। वर्ण संकर यानी कि वर्णों के मिश्रण से उत्पत्ति। जब अलग अलग वर्ण के लोग विवाह करते थे तो उससे उनकी वर्ण संकर जातियां बनती थी। ठीक है। वर्ण संकर मतलब अलग अलग वर्ण के लोग। ठीक है। तो जैसे कोई क्षत्रिय हो एंड वो ब्राह्मण से विवाह कर ले तो उनकी जो संतान थी वो वर्ण संकर संतान कहलाती थी। एंड उसकी जो जाति थी वो भी वर्ण संकर होती थी। ठीक है। मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, इन सब में वर्ण संकर जातियों के नाम तथा विवरण दिए गए हैं। ठीक है। वर्ण संकर जातियों की सामाजिक स्थिति की अगर हम बात करें तो इन्हें समाज में निम्न स्थान प्राप्त हुआ। वर्ण संकर जातियां जो थी इनको समाज में काफी ज्यादा निम्न स्थान प्राप्त था। ठीक है। इसके अलावा ये जो वर्ण संकर जातियां होती थी इनके पास अधिकार भी सीमित थे। इनको अलग निवास में रहना पड़ता था तथा इनके जो कार्य थे वो भी अलग होते थे। इनको आसानी से कुछ कार्य नहीं मिलता था। जब पता चल जाता था कि ये व्यक्ति वर्ण संकर है तो उसको कोई भी कार्य नहीं देता था। ठीक है। ताकि वो अपनी आजीविका चला सके, इसके लिए उसको कोई भी कार्य नहीं मिलता था आसानी से। एंड इनके जो अधिकार थे वो भी बहुत ज़्यादा सीमित थे। समाज में इनको हीन दृष्टि से देखा जाता था जो वर्ण संकर जातियां होती थी उन्हें। ठीक है। नेक्स्ट आता है अस्पृश्यता। अस्पृश्यता जो है इसकी उत्पत्ति और विकास कैसे हुआ देखिए। अस्पृश्यता का मतलब होता है अनटचेबिलिटी। वर्ण संकर जातियों की जब उत्पत्ति हुई तो ये जो कॉन्सेप्ट था अस्पृश्यता का ये शुरू हुआ एंड धीरे धीरे ये बढ़ता ही गया। वर्ण संकर जातियां, शूद्र तथा अतिशूद्र जो लोग थे इनको अस्पृश्य माना जाता था। ठीक है। ये लोग धार्मिक व सामाजिक कार्यों से दूर रखे जाते थे। किसी भी धार्मिक अनुष्ठान में, पूजा पाठ में इनकी उपस्थिति को अपवित्र माना जाता था। ठीक है। इनके साथ समाज में भेदभाव किया जाता था। मंदिर में इनको प्रवेश नहीं करने दिया जाता था। सार्वजनिक जल का उपयोग ये नहीं कर सकते थे। इनकी शिक्षा पर भी रोक थी। गांव के बाहर इनकी अलग बस्ती बनाई जाती थी, वहां पर ये रहते थे। अलग बर्तन में ये खाना खाते थे एंड इनका पानी लेने का जो कुआं होता था वो भी अलग होता था। इनके लिए अलग कुएं होते थे जहाँ से ये पानी लेते थे। ठीक है। बौद्ध तथा जैन धर्मों ने सामाजिक समानता की बात की। बौद्ध संघों में सभी वर्णों को इक्वल स्थान दिया गया। ठीक है। तो अस्पृश्यता जो थी उसको खत्म करने के लिए बहुत सारे सुधार आंदोलन भी हुए थे। अस्पृश्यता जो था ये वो कॉन्सेप्ट था कि अगर कोई उच्च वर्ण का व्यक्ति किसी निम्न वर्ण के व्यक्ति के पास जाता है एंड निम्न वर्ण का व्यक्ति जो उसको छू भी लेता है तब भी वो अपवित्र हो जाएगा जो उच्च वर्ण का व्यक्ति है। ठीक है। तो ये अस्पृश्यता का कॉन्सेप्ट था।
एंड इसका बहुत ज़्यादा विरोध भी किया। समाज में बहुत सारे सुधारक आए, ठीक है। बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म जो थे उन्होंने भी इसका विरोध किया, ठीक है, क्योंकि वो सामाजिक समानता की बात करते थे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आता है स्त्री पुरुष संबंध। तो उस टाइम पर शुरुआत में अगर हम वैदिक काल की बात करें, मौर्य काल की बात करें, तो उस टाइम पर स्त्रियां जो थी वो ज़्यादा स्वतंत्र थी, ठीक है। उनको शिक्षा लेने का अधिकार था, राजनीति में भी वो भाग लेती थी, धर्म में भी भाग लेती थी वैदिक काल में, जो अर्ली वैदिक पीरियड था, ठीक है। मेगास्थनीज के विवरणों में भी स्त्रियों की भागीदारी देखने को मिलती है, सुनने को मिलती है। उसके बाद जब गुप्ता काल आया, तो गुप्ता काल आने के बाद स्त्रियों की शिक्षा पर प्रतिबंध लग गए। अब ये कहा गया कि स्त्रियां जो है उनको शिक्षा नहीं लेने दी जाएगी, ठीक है। पर्दा प्रथा शुरू हो गई, मतलब कि स्त्रियों से पर्दा करवाने की जो प्रथा थी वो शुरू हो गई। बाल विवाह का चलन बढ़ गया, ठीक है। विधवाओं की स्थिति काफ़ी ज़्यादा दुखदायी हो गई, सती प्रथा की शुरुआत हो गई। तो ये जो सारी कमियां आई थी, ये जितने भी स्त्री के ऊपर भेदभाव शुरू हुए थे, गुप्ता काल के बाद ही शुरू हुए थे, ठीक है। गुप्ता काल से पहले स्त्रियों को काफ़ी स्वतंत्रता थी, लेकिन गुप्ता काल आने के बाद सारी स्वतंत्रता उनकी छीन ली गई। अब ऐसा नहीं था कि सारी स्त्रियां जो थी सभी की ऐसी दुर्दशा थी, नहीं। कुछ स्त्रियां थी जो कि उज्जवल उदाहरण के रूप में जानी जाती है, जिन्होंने काफ़ी स्वतंत्रता हासिल की। जैसे राजाओं की जो रानियां होती थी वो स्वतंत्र होती थी, ठीक है। कवयित्रियाँ भी कुछ प्रसिद्ध, जैसे पाला घोषा, ये कुछ प्रसिद्ध कवयित्रियाँ थी जो उस टाइम पर हुई। कुछ बौद्ध भिक्षुनियाँ थी, ठीक है। इसके अलावा मंदिर निर्माण, दान, इन सब में रानियों की काफ़ी ज़्यादा भूमिका थी। रानियाँ काफ़ी दान देती थी मंदिर के निर्माण के लिए। आइए अब देखते हैं विवाह और संपत्ति संबंध। विवाह जो थे ये 8 प्रकार के थे: ब्रह्म विवाह, दैव विवाह, गंधर्व, राक्षस, पिशाच आदि, ठीक है। तो ऐसे कुल मिलाकर 8 प्रकार के विवाह थे। ब्रह्म विवाह को सबसे श्रेष्ठ माना गया, ठीक है। एंड विवाह संबंधी नियम क्या थे? अगर हम बात करें विवाह संबंधी नियम की, तो विवाह जो थे इसके कुछ नियम भी थे। जैसे विवाह को सेम गोत्र में नहीं किया जाता था, लेकिन विवाह के लिए सेम वर्ण तथा सेम जाति होनी ज़रूरी थी। सेम वर्ण में सेम जाति में विवाह किया जाता था। परिवार की शुद्धता का ध्यान रखा जाता था, ठीक है। अंतर जाति विवाह वर्जित था, मतलब कि इंटरकास्ट मैरिज जो थी उस टाइम पर वर्जित थी तथा दंडनीय भी थी। अगर कोई व्यक्ति अंतर जाति विवाह करता था दूसरी जाति में तो उसको दंड दिया जाता था, ठीक है। इसके अलावा स्त्री का संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं था। पैतृक संपत्ति में उसे कोई हिस्सा नहीं मिलता था, ठीक है। हालांकि स्त्री को विवाह के टाइम पर धन मिलता था, उपहार मिलते थे, जिसको स्त्री धन कहा जाता था। वो जो स्त्री धन था वो उसको विवाह में मिलता था उपहार के रूप में, ठीक है, अपने परिवार वालों से या दूसरे लोगों से, ठीक है। विवाह जो था इसमें स्त्री को बस जो स्त्री धन मिलता था यही उसकी संपत्ति थी और उसको कुछ नहीं मिलता था, ठीक है। विधवा स्त्रियां जो थी उनकी सीमित उत्तराधिकारी होती थी। विधवा स्त्रियों को कुछ भी नहीं मिलता था उत्तराधिकार के रूप में या संपत्ति के रूप में। आइए अब हम देखते हैं परिवर्तन के कारक, रीजन फॉर चेंज। मतलब कौन कौन से ऐसे कारक थे जिन्होंने इन सब चीज़ों में फिर परिवर्तन किया बाद में। पहला था धार्मिक प्रभाव। बौद्ध, जैन तथा भक्ति आंदोलनों ने समानता का संदेश दिया, जिससे महिलाओं की स्थिति थोड़ी सुधरी, जातिवाद थोड़ा कम हुआ। आर्थिक परिवर्तन, व्यापार तथा नगरों के विकास से नई जातियां बनी। राजनीतिक प्रभाव, विदेशी आक्रमण, कुषाणों के आने से सामाजिक मिश्रण हुआ, ठीक है। जब विदेशी आक्रमण हुए तो सभी लोग एकजुट हुए, जिससे जातिवाद कम हुआ, ठीक है। इसके अलावा व्यापार और नगरों के विकास से नई नई जातियां बनी। शिक्षा व साहित्य, जब लोग शिक्षित हुए तो उनको थोड़ा महसूस हुआ कि जातिवाद गलत है, ठीक है। शिक्षा के कारण अनेक समाज सुधारकों का भी उद्भव हुआ, ठीक है, जिन्होंने समाज में सुधार के लिए आंदोलन चलाए।
एंड कला और संस्कृति, मंदिरों मूर्तियों में स्त्रियों तथा समाज के विविध पक्षों का चित्रण किया गया। ठीक है, निष्कर्ष देखिए, ये जो काल था सामाजिक विविधता तथा परिवर्तन का काल था। एक और वर्ण तथा जाति व्यवस्था कठोर होती गई, वहीं दूसरी ओर विरोध के स्वर भी उभरे। स्त्रियों की स्थिति में गिरावट आई, परंतु कुछ क्षेत्रों में सक्रियता बनी रही। संपूर्ण कालखंड में समाज गतिशील रहा, जिसमें धर्म, राजनीति तथा अर्थव्यवस्था की भूमिका महत्वपूर्ण रही। ठीक है, तो यहीं पर हमारी यूनिट 2 कंप्लीट होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।